लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पुनीत क्लासेस धौलपुर में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं सीटेट के मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि आज का जो मॉक टेस्ट होने वाला है दोस्तों, पर्यावरण का मॉक टेस्ट होने वाला है जो NCERT आधारित होगा। इसमें दोस्तों NCERT बुक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको उन क्वेश्चनों को मॉक टेस्ट के जरिए आपके पास पहुंचाया जाएगा। तो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि NCERT बेस्ड मॉक टेस्ट की भूमिका क्या रहती है एग्जाम के अंदर। यानी कि इन क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये वाली क्लास दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो जितना मन करे उतना शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना टाइम गवाए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी। दोस्तों आपको आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको भारत का मानचित्र याद होना चाहिए, यानी मानचित्र भरना आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों मानचित्र से सॉल्व होगा। जैसे कि दोस्तों भारत की जो आकृति है दोस्तों लगभग ऐसी स्थिति है भारत की, ठीक है। तो हमें इसमें क्या देखना है दोस्तों, बिहार के सापेक्ष में गोवा और जम्मू कश्मीर की स्थिति देखनी है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बिहार कहाँ पर है दोस्तों, बिहार लगभग यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिहार, ठीक है। आप लिख लेते हैं, मैं आपको समझा दूं अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, गोवा, क्या है दोस्तों, गोवा। तो दोस्तों आपको ऐसे तीनों जगह पता होना चाहिए जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूछा क्या है क्वेश्चन में, भारत में बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की स्थिति देखें दोस्तों, तो बिहार और जम्मू कश्मीर की स्थिति देखें दिशा वाइज, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कौन सी दिशा में दोस्तों, उत्तर और पश्चिम। कौन सी दिशा दोस्तों, उत्तर और पश्चिम। और गोवा की बात करें दोस्तों अगर, तो गोवा आप देख पा रहे होंगे कि कौन सी दिशा में, दक्षिण में, ठीक है। और इधर कौन सी दिशा होती है दोस्तों, पश्चिम। यानी कि दोस्तों जम्मू कश्मीर की हो गई कौन सी, उत्तर पश्चिम, और गोवा की हो गई दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से मैप आता है तभी आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व। तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम और गोवा दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन सी दे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन सी में ये वाला ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप इस क्वेश्चन से क्या समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये वाला क्वेश्चन याद करो, आप इस क्वेश्चन से ये समझो कि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे उसमें, और आपको जो भारत का मैप है वो अच्छे से क्लियर करना है, और उनको स्थिति वाइज ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, बताइए। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होने पर, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है तब, या सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है तब, या सतह क्षेत्र तापमान दोनों में कमी होती है तब। यानी कि दोस्तों आपको पता ही होगा बाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है। जैसे कि दोस्तों बाष्पीकरण कैसे होता है, यानी तापमान अधिक होगा और सतह क्षेत्र बड़ा होगा। पानी का जो सतह क्षेत्र है दोस्तों, तेज धूप और तेज तापमान की वजह से जो जल है दोस्तों बाष्पीकरण में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यही बाष्पीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा बाष्पीकरण की सबसे अधिक प्रक्रियाएं कब होती है, जब तापमान अधिक होगा और सतह क्षेत्र बिल्कुल कम होगा। तो उस वजह से तापमान में
वृद्धि होगी और सतह क्षेत्र वृद्धि होगा तो सबसे ज्यादा जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है सबसे तेज होगी। लेकिन दोस्तों अगर वाष्पीकरण धीमा करना है हमें तो क्या होना चाहिए दोस्तों, एक तो तापमान में कमी होनी चाहिए और सतह क्षेत्र भी छोटा होना चाहिए। तो वाष्पीकरण की स्थिति में सबसे धीमी कब आएगी दोस्तों, जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगले बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष में स्थिति को समझाने की क्षमता क्या कहलाती है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ऐसे ही आपको क्वेश्चन बाद में ऑप्शन की तरफ जाना है, पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए फिर ऑप्शन को देखना है, ठीक है। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष में स्थिति को समझाने की क्षमता, यानी कि दोस्तों ऐसी कौन सी जगह यहाँ पर स्थान भी दिख जाए और इन दोनों के बीच की दूरी भी दिख जाए और ये कौन सी दिशा में है वो भी दिख जाए, तो आप इस कला को क्या कैसे समझा सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आपको भले समझ में नहीं आ रहा हो लेकिन आप अगर अच्छे से एनालिसिस करें इस क्वेश्चन का तो इसमें बस यही पूछा है कि दो स्थान हैं, उनके बीच की दूरियां और दिशाओं को मापने के लिए इन ऑप्शंस में से कौन सी क्षमता सबसे बेस्ट रहेगी, दिशात्मक कौशल या चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या ग्राफिक कौशल। तो दोस्तों सबसे बेस्ट क्या रहेगी, चित्रण कौशल रहेगी। आप चित्र के माध्यम से, जैसे कि सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन से होंगे ना, तो उसमें गूगल मैप्स ऐप आता है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करते हैं, चित्र देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों चित्रण के कौशल के आधार पर सबसे अच्छे तरह से हम समझ सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, स्थानों, दूरियों और दिशाओं को तीनों को व्यक्त करने वाली सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्षमता कौन सी हो सकती है इन ऑप्शन से। आपको ऑप्शन देखना है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आपको, मुझे लगता है कि चित्रण से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। आपको कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। मैं आपको फिर कमेंट रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से एनालिसिस करें और ये देखें कि दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं डेली टू डेली आपके लिए हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चला दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क NCF में प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। यानी कि दोस्तों आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तब सबसे पहले पूछा है कि एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब तक दोस्तों 6 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों वो आ चुकी है। सबसे पहले दोस्तों 1975 में आई थी। कब आई थी, 1975 में। फिर उसके बाद आई थी दोस्तों 1988 में। फिर उसके बाद आई थी 2000 में। कब, 2000 में। फिर आई थी 2005 में। कब दोस्तों, 2005 में। फिर 2009 में। फिर उसके बाद 2020 में, 2022 में। यानी कि दोस्तों अब तक कितनी पॉलिसी आ चुकी हैं, 6 पॉलिसी आ चुकी हैं, ठीक है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है दोस्तों, 1975, 1988, 2000, 2005, 2009 और 2020। तो दोस्तों इनमें से क्या होता है, यानी कि दोस्तों नियम और पॉलिसी बनाई जाती है एक टीचर के लिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट आई थी 1975 में। 1975 में सबसे पहले जो पाठ्यक्रम, जो पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया था, सबसे पहले कब किया गया था, 1975 की पॉलिसी के अनुसार किया गया था। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में बढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। कब की गई थी दोस्तों, तो 1975 में। NCF कब की गई दोस्तों, 1975 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रिवाज है। यानी स्थानांतरित क्या होती है दोस्तों, कृषि होती है, ठीक है। तो पूछा गया है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि की जाती है दोस्तों। तो आपको पता ही होगा कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं दोस्तों, एक जगह कृषि कर कुछ साल बाद उसे बंजर छोड़ देना, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाकर कृषि करना, ठीक है। यानी पहले की जाती थी दोस्तों कि पेड़ों को काटो, फिर उसके बाद दूसरी जगह बनाओ और वहां पर कृषि करो। तो ऐसे यहाँ होता है दोस्तों
दोस्तों कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह कृषि करते हैं तो स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा किस इलाके में की जाती है भारत में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों आपको पता ही हुआ कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि ज्यादा की जाती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन आते हैं दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो दोस्तों मैं सब चीज लिख नहीं सकता, लेकिन आप ध्यान से सुनिए और अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैं 10-12 क्वेश्चन आपको ऐसे बताता जाऊंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। एक भी डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मॉक टेस्ट आपको पेपर तक मिलने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं पर ध्यान देना दोस्तों, सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीज है दोस्तों, नहीं है। ठीक है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। सेकंड ऑप्शन है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि दोस्तों नदी बांधों पर जो जल विद्युत पैदा की जाती है तो उनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों अगर नदी पर बांध बनाएंगे तो क्या बांध टिकाऊ रह सकता है, नहीं रह सकता दोस्तों, मुझे तो ये गलत लगता है। ठीक है, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, ये तो सही है दोस्तों। क्या जल विद्युत कभी पानी और उसको हवा को प्रदूषित करता है, नहीं करता दोस्तों। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों जल विद्युत से कभी भी बड़े पर्यावरणीय प्रभाव नहीं हो सकते। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, ये भी सत्य है। ठीक है, तो सत्य नहीं पूछा है, तो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर नदी बांध पर उत्पन्न जल विद्युत की जा रही है तो दोस्तों उससे क्या बांध टिकाऊ हो सकते हैं, नहीं हो सकते दोस्तों। आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे लेकिन दोस्तों नेगेटिव सोचिए, नेगेटिव वर्ड दिया है। ठीक है, तो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस सभी होंगी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है दोस्तों, मीथेन भी होती है और जल वाष्प भी होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ठीक है, कारण पूछा है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। ठीक है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि साझा में होती हैं। ठीक है, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। यानी दोस्तों भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो ठंडे रेगिस्तान है हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, वो हमेशा ही ठंडे रहते हैं। इस वजह से ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इस वजह से ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। ताजमहल दोस्तों कौन, आगरा वाला ताजमहल, किस किस ने देखा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आगरा का ताजमहल सबसे प्रसिद्ध है, कभी आगरा आओ तो देखना जरूर इस ताजमहल को, बहुत प्रेम कहानियां जुड़ी हैं इससे। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 बार पूछा जा चुका है। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड,
सल्फर ऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन। तो दोस्तों ताजमहल के पीले होने का जो मुख्य कारण है दोस्तों क्या हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड। क्योंकि दोस्तों सल्फर ऑक्साइड एक ऐसी पदार्थ है दोस्तों जिसमें अगर पौधे के पास पड़ जाए ना तो पौधा भी पीला हो जाता है, ये पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों ताजमहल का भी पीला कारण पड़ गया है सल्फर ऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गोलकोंडा किला किसने बनवाया। दोस्तों गोलकोंडा किला कहाँ पर है दोस्तों, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कहाँ पर है, हैदराबाद। कहाँ पर दोस्तों, हैदराबाद। सबसे बहन किला है दोस्तों हैदराबाद का गोलकोंडा किला। किसने बनवाया था दोस्तों, चोल राजवंश ने या चालुक्य राजवंश ने या काकतीय राजवंश ने या पल्लव राजवंश ने। तो दोस्तों सबसे ज्यादा शासन किसने किया था दोस्तों, काकतीय राजवंश ने किया था दोस्तों। तो गोलकोंडा किला का जो निर्माण है दोस्तों किसने करवाया था, काकतीय राजवंश के गणेश पृथ्वी चौहान थे कोई दोस्तों, तो उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। कहाँ पर है दोस्तों, हैदराबाद। आप कभी जाएं तो इस किले को जरूर देख के आए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और बनता है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1997 में दोस्तों विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 1997 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किला कौन सा है, गोलकोंडा किला। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोलकोंडा किला कहाँ पर है, हैदराबाद में। एक क्वेश्चन, गोलकोंडा किला को विश्व विरासत सूची में कब लिया गया दोस्तों, 1997 में। थर्ड क्वेश्चन, और गोलकोंडा किला का जो निर्माण है किसने करवाया था, काकतीय राजवंश ने। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। एक राशि होती है दोस्तों सदिश और एक होती है दोस्तों अदिश। तो आप ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग या भार। तो दोस्तों आपको इसी वीडियो में बता दूं अदिश राशि कौन कौन सी होती है। एक तो होता है दोस्तों द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान और विद्युत धारा। तो दोस्तों मैं सब चीज लिख नहीं सकता, आप खुद समझिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मुख से क्या वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको ग्रहण करके अच्छे से पढ़िए ना। तो अदिश राशि कौन कौन सी होती है आपको फिर से बता दूं, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा। ऐसे आपको अपने हाथों पे याद होनी चाहिए ये चीज, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा। ठीक है, तो द्रव्यमान इसमें दिख रहा है दोस्तों, द्रव्यमान कैसी है, अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है। कोई एक ऐसी वस्तु दोस्तों, सूर्य की किरण पड़ रही है लेकिन इस पार नहीं आ रही है, तो वो कौन सी वस्तु कहलाएगी दोस्तों। आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या उत्तल। तो दोस्तों ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों इनमें तो किरण आती है पार भी होती है। लेकिन दोस्तों अपारदर्शी, इसमें कोई चीज पार ही नहीं हो सकती दोस्तों। ऑप्शन ए अपारदर्शी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाया करो, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा सेंस होता है दोस्तों कॉमन सेंस। तो अपारदर्शी में दोस्तों कुछ भी चीज नहीं जा सकती, तो किरण की क्या चीज है जो उसमें जाए अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलना दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं 60 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 60 न्यूटन या 10 न्यूटन। दोस्तों आपने एक नियम पढ़ा होगा दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना होता है। क्या दोस्तों, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना होता है। तो आपके क्या लिखा है क्वेश्चन में, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। तो 6 गुना होता है दोस्तों, 10 × 6 बराबर 60 किलोग्राम। तो 60 किलोग्राम किसमें है दोस्तों, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस नियम को याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट नियम है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 किलोग्राम, ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
एक विलेय का विघटन दर निर्भर करता है, एक विलेय विघटन का दर जो निर्भर करता है दोस्तों, किस पर निर्भर करता है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सतह क्षेत्र पर ही निर्भर करेगा ना। एक विलेय में कितना वजन है, कितना क्षेत्र घेर रहा है, तो किस पर निर्भर करेगा दोस्तों, सतह क्षेत्र पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। सुषमा मैडम है दोस्तों, अपने छात्रों को चाहती है कि पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील हो जाएं, जागरूक हो जाएं। तो कौन सी ऐसे करने की सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में बहस आयोजित करना, इससे हो सकती है क्या। समूह चर्चा करना, इससे हो सकती है क्या। पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। क्या बताओ दोस्तों, इसमें क्या हो सकता है। कक्षा में बहस करोगे तो बहस ही होगी, कुछ और नहीं हो सकता। समूह चर्चा करोगे तो जानकारी मिल सकती है लेकिन संरक्षण नहीं हो सकता। पोस्टर बनाएंगे तो फिर भी पर्यावरण को दूषित कर सकते हैं लेकिन अपना नहीं सकते। लेकिन दोस्तों अगर हम बच्चे को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करेंगे तो ऐसा हो सकता है, बच्चा संवेदनशील और जागरूक बन सकता है। आप भी दोस्तों एक पौधा रोज लगाइए और उससे ताजी हवा लीजिए। तो आप भी एक ऐसा उद्देश्य बनाइए कि आपको अपनी जिंदगी में हर साल एक पौधा लगाना है, ठीक है, जो आपके लिए ऑक्सीजन दे सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, सोहन ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इससे शिक्षण अधिगम की रणनीतियों के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। नहीं है पर ध्यान देना दोस्तों, प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, फिर से पढ़िए। सोहन ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोसी लोग पीड़ित हैं। सोहन एक छात्र है दोस्तों, उन्होंने अपनी बीमारियों को बताया जो उसके पड़ोसी जो पीड़ित हैं। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख ही नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चे को वास्तविकता जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ करने में सक्षम बनाया गया। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे पीड़ित थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे सभी पीड़ित थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जितना बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों आप उसे 10 से 12 बार पढ़िए, इतना टाइम नहीं है दोस्तों, 1-2 बार पढ़ लो, अच्छे से समझ में आ ही जाता है। ठीक है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़े। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ साथ अपने अनुभव सुनाए। ठीक है, उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया, समाचार पत्रों में सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा की। एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा था। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, बच्चा खोज कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्वेषण अधिगम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक मैडम है, ठीक है, आप मैम हो, आप टीचर हो, आप सर हो, ठीक है, कोई हो, लेकिन दोस्तों आप आपातकालीन स्थिति में आप उनसे पूछ रहे हो कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, अन्वेषण कर रहे हो, खोज कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। आपको पता है वातावरण से सब कुछ सीखते हैं, तो समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण तो हो ही गया क्योंकि आपके ऑप्शन दे रखे हैं, यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है,
यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना से स्वीकार कर सकता है। तो दोस्तों आपको सच इसका जो राइट आंसर वो बताऊं दोस्तों, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। आप बुजुर्गों से पूछोगे कि अब और पहले जमाने में क्या फर्क है, तो आपको अच्छे से वो बता देंगे। तो यानी वास्तविक परिस्थितियों से पता चलता है और उनसे सीखने का अवसर भी मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने, इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं के पाठ्य पुस्तकों में लिंक कराना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्यचर्या से बाहर जाना है। ईवीएस शिक्षण यानी पर्यावरण शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय से बाहर के जीवन को जोड़ेंगे। आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हो, ठीक है, बच्चों को जो पर्यावरण का अध्ययन है दोस्तों उसको विद्यालय के बाहर कैसे जोड़ोगे? विद्यालय में तो आप समझा दोगे, ठीक है, विद्यालय के बाहर कैसे जोड़ोगे? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने को कहेंगे या वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक कराना चाहेंगे, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण रखेंगे या पाठ्यचर्या से बाहर जाना चाहेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने के लिए कहेंगे। कि दोस्तों पाठ्यक्रम में मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंट चीज होती है, लेकिन दोस्तों जो व्यवहारिक चीज होती है वो वातावरण से मिलती है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि जो पाठ्यक्रम में लिखा है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे बाहर जाएंगे, बाहर कहीं भ्रमण भी करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे कि पर्यावरण भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कक्षा 3 के छात्रों को रोशनी ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे केवल एकल परिवार का गठन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तृत परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कक्षा 3 के छात्र रोशनी, ठीक है, वो कह रही है कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, ठीक है, और यदि दादा और दादी और अन्य रिश्तेदार मिल जाए तो ये एक विस्तृत परिवार बन जाता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचोगे? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। परिवार की परिभाषा गलत है, रोशनी अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। यानी कि दोस्तों कक्षा 3 की छात्रा को पता ही नहीं है कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। ठीक है, ये सही है, लेकिन दोस्तों अगर यदि दादा दादी भी उसमें शामिल हों तो वो एकल परिवार ही है। ठीक है, अगर उसमें रिश्तेदार भी शामिल होते हैं तो विस्तृत परिवार नहीं होगा, संयुक्त परिवार हो जाएगा। विस्तृत परिवार होता है दोस्तों अगर सभी हमारे चाचा ताऊ सब मिल जाए ना तो तब विस्तृत परिवार होता है। तो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपरोक्त सभी होंगे दोस्तों, क्योंकि चित्र खींचना अगर कोई विशेष पौधा आपको मिलेगा तो आप उसके फोटो खींचोगे, आप देखोगे कि ऐसा ऐसा। ये फील्ड भ्रमण भी जरूरत है दोस्तों पर्यावरण की में, तो श्यामपट्ट का भी उपयोग किया जाता है, तो उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह है कैसा है? एकीकृत, समावेशी, विषयगत या उपरोक्त सभी? जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, कैसे? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं, अगर एकीकृत शिक्षण होगा तो भी बन सकता है, समावेशी शिक्षण होगा तो भी बन सकता है, विषयगत होगा तो भी बन सकता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। आपके पर्यावरण क्लास में दोस्तों पर्यावरण के टॉप पाठ किताब में सपेरों से संबंधित एक अध्याय या पाठ है, तो आपको किस लिए बनाया गया है वो, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? यह एक अवैध कार्य सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें ही नहीं देखते हैं,
कि सपेरे को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता करें। कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको पता ही है। सपेरे आजकल इतने ज़्यादा दिखते भी नहीं है, लेकिन दोस्तों सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने का से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। कि यानी कि दोस्तों सपेरे का अगर पाठ पढ़ाया जा रहा है तो उसमें क्या पढ़ाया जाएगा कि सपेरे सांप को पकड़कर खेल दिखाकर या कैसे भी करके अपनी आजीविका कमाते हैं, तो दोस्तों उन्हें आजीविका से वंचित नहीं करना चाहिए। तो हम बच्चों को यही सिखाएंगे, जो उनके पास बेटर विकल्प है वही है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सबसे प्रासंगिक है। मिड डे मील का क्वेश्चन पढ़ते समय दोस्तों मुझे याद आ जाता है 15 अगस्त 1995। क्या दोस्तों 15 अगस्त 1995 कब 1995 इस दिन क्या किया गया था दोस्तों, मिड डे मील MDM को शुरू किया गया था। तो मध्याह्न भोजन जो बच्चों को दिया जाता है दोस्तों, तो कब शुरू किया गया था दोस्तों 1995 में। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। विद्यालय में मिड डे मील में कौन सबसे प्रासंगिक है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। शिक्षण अधिगम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्योंकि दोस्तों अगर बच्चे भोजन करेंगे तो पर्यावरण से भी सीखेंगे कि ये भोजन कहाँ से मिल रहा है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है दोस्तों, ये नहीं सोचना है कि ये बच्चे खाली पेट आएंगे तो उनके लिए बन रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है। EVS शिक्षण के अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर क्यों है, क्योंकि दोस्तों बच्चे इनसे सीखेंगे कि खाना आपको क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कहाँ से आता है। तो EVS शिक्षण के लिए तो बहुत बड़ी चीज होगी ना ये। तो हम टीचर के रूप में उनको बता सकते हैं बेटा ये गेहूं की रोटी से बनता है। तो गेहूं कहाँ से, गेहूं का जो पौधा लगता है दोस्तों कैसे लगता है, गेहूं का जो उत्पादन है कैसे होता है। तो EVS शिक्षण के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, बताइए। स्कूल बैग का कम वजन, EVS पाठ्यक्रम पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कमी, अवबोध का भार कम करने की जरूरत, EVS पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना, यानी अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। यानी कि दोस्तों बच्चा इतना डिस्टर्बेंस हो जाता है इस बोझ से कि, यानी कि दोस्तों आपको एक बात बताइए, क्या बच्चा किताबों से सीखता है। अगर एक दिन किताब नहीं लेके आएगा तो आप उसे जो प्राकृतिक तरीके से यानी प्रोजेक्टली आप उसे समझा तो सकते हो कि प्रोजेक्ट करा के कि ये पौधा ऐसे ऐसे बड़ा होता है। तो आप उसे प्रोजेक्टली सिखाओगे तो जो ज्ञान का बोझ है वो कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अवबोध का बोझ, सोचने की शक्ति उसकी थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, बताइए। आपके ऑप्शन लिख रखे हैं। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। सहयोग के मूल्यों को लागू करने के साथ साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने के सीखने में सक्षम बनाता है। छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करता है, वर्कलोड में को कम करता है। यानी EVS कक्षा में समूह में सीखने का जो मेन उद्देश्य होता है क्या होता है दोस्तों, सहयोग के मूल्यों को लागू करने के साथ साथ कम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम होता है। अगर हम सामूहिक रूप से पढ़ेंगे दोस्तों तो बच्चा भी सामूहिक रूप से सक्षम होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों उन दोस्तों के पास जो 1-2 नंबर से सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होने वाली है। बाला, बाला वो वाला नहीं है, बाला वाला, ये दोस्तों बाला अलग चीज है। बाला का पूरा रूप क्या होता है दोस्तों, बाला की जो मैं बता दूं आपको फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बाला इसे बोलते हैं। ठीक है, वो वाला नहीं है।
बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, आप ऐसे याद रखना, मैं सब चीज लिख नहीं सकता, आप ध्यान से सुनना। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम आइसेंट, अधिगम के सहायक रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक में रूप में बिल्डिंग, या ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो 27 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने बता दिया कि बाला की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो बिल्डिंग किस में आ रहा है दोस्तों, अधिगम सहायक के रूप में एक बिल्डिंग का काम करता है बाला। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बाला की फुल फॉर्म आप नोट कर लेना दोस्तों कॉपी में, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछी भी गई है दोस्तों, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है बाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं को पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार है, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। वैकल्पिक ढांचे, वैकल्पिक ढांचा क्या होता है दोस्तों, सभी तरह के विकल्प दिए जाएं, आप पुस्तक से पढ़ोगे या फिर आप टीवी में ऑनलाइन देख के पढ़ोगे, आपके पास भी ऑप्शन है दोस्तों, आप यूट्यूब से किससे पढ़ोगे या मुझसे पढ़ोगे। ठीक है, तो आपके लिए सारे ऑप्शंस होते हैं, वो बताया गया है कि वैकल्पिक ढांचा क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, तो यही पूछा गया कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ होगा। तो 28 का जो राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, वैकल्पिक ढांचा जो विचार अवधारणाओं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। यानी वैकल्पिक ढांचा आप किसे चूज करोगे, जो सबसे अलग है। आपने इस वीडियो को क्यों देखा, क्योंकि ये औरों से अलग है, आपके लिए बहुत काम की चीज है, इस वजह से आपने देखा। तो वैकल्पिक ढांचे का मतलब होता है कि आपकी सब चीज को स्पष्टीकरण से समझाए, औरों से बेटर समझाए। ठीक है, तो विचार जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण करता है, वैकल्पिक ढांचा कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। दोस्तों रुको, हाँ, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है, क्या है दोस्तों। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरह से अंधविश्वास ही है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह कैसे हो सकता है दोस्तों। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मिथिक है, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा या अंधविश्वास है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, क्या है दोस्तों, रूढ़िवादिता चली आ रही है शुरू से कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर होती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको रियल बात बताऊं कि महिलाएं पुरुषों में कोई भी फर्क नहीं होता, लिंग के आधार पर कोई भी बुद्धि में कोई फर्क नहीं होता, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। तो रूढ़िवाद की एक धारणा की वजह से आपसे बोला जाता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत कम। लेकिन दोस्तों आपको देखा होगा, आपने सबसे बड़ी बड़ी पोस्टों पर सबसे ज्यादा महिलाएं मिलेंगी। ठीक है, तो आपको यही सोचना चाहिए कि महिला पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ये क्या है दोस्तों, एक रूढ़िवाद धारणा है दोस्तों, जो बूढ़े बड़े बुजुर्ग होते हैं दोस्तों, उन्होंने बना रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, द्रव्यमान पूछा गया हो, आयतन और घनत्व दे रखा हो, तो आयतन और घनत्व का हमेशा गुणा कर देते हैं। तो 15 × 3 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 45 ग्राम। तो ऑप्शन दे रखा है क्या, 45, हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए ना दोस्तों, तो मैंने जैसे सॉल्व कराए हैं दोस्तों, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो ना, मेरी मेहनत काम आ सकती है ना। तो यानी कि दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों का भला हो सके। मेरा तो मिशन है कि सभी बच्चों का सीटेट पास हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।